नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े भैया को फाउंडर विद्या मंदिर क्लासेस आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉक शो लेके आए हैं। अब ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है कि ये 12th के बच्चों के लिए हैं जो हमारे जेई की तैयारी ऑलमोस्ट उनकी फिनिशिंग एज पे आ चुकी है। तो जो इस टाइम पे स्टेप लेने चाहिए तो ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, बच्चे इस टाइम पे घबराना शुरू हो जाते हैं कि यार प्री बोर्ड करें कि बोर्ड की तैयारी कर लें, ठीक है, और हम या जेई मेंस करें या फिर एडवांस वगैरह करें। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज एक बार हम बातचीत कर लें। आज हमने इस टॉक शो के लिए मनमोहन भैया, हमारी टीम मनमोहन सर कहती है और हम प्यार से उनको मुन्ना भैया कहते हैं, ठीक है जी, जो मैथ्स के हमारे हेड हैं और दूसरा मेरे सबसे छोटे भाई हैं। वेलकम करता हूँ मुन्ना भैया इस शो के आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग भी हो और बहुत एनलाइटनिंग भी हो। तो अब देखो, जनरली टिपिकली क्या होता है स्टूडेंट्स को, कुछ तो सिलेबस अभी ऑलमोस्ट ऐसे खत्म हो गया होगा। जेई मेंस के लेवल पे तो फिजिक्स का और मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाता है। केमिस्ट्री का सिलेबस जो है थोड़ा लेंथी होता है, वो थोड़ा सा रह ही जाता है। जो नहीं है तो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सिलेबस खत्म हो जाए। तो रेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो जो बचा हुआ टाइम है आपका, तो उसमें आपको एक तो रिवीजन करनी है और फिर आपको पीवाईक्यूज करने हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस कुछ तो आपने साथ साथ में कर लिया ओके, लेकिन लास्ट में पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, कि जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं टाइम बाउंड, उतने टेस्ट देने। टाइम बाउंड मतलब जो कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट होते हैं जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस हो। सब्जेक्ट ही कहना चाहिए। हाँ हाँ, पूरा फिजिक्स का कंप्लीट, मैथ्स का कंप्लीट, पूरा एक 3 घंटे का 75 क्वेश्चन का टेस्ट। तो वो अगर जो जिनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, जिनकी प्रिपरेशन भी काफ़ी है, तो कोशिश करके 40 to 50 टेस्ट देने हैं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी मिड ऑफ अक्टूबर नवंबर बिगनिंग। और जो जिनका बैकलॉग बहुत है या मतलब चैप्टर रिवीजन पे टाइम ज़्यादा लगाना चाहते हैं, स्टिल दे हैव टू डू एटलीस्ट 25 to 30 मिनिमम। तो मिनिमम 25 to 30 अपने टाइम बाउंड टेस्ट देने, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज के कुछ पेपर टेस्ट मुझे लगता है अभी दो कुछ टेस्ट में 27 के पेपर तो मुझे लगता है टेस्ट फॉर्म में करने ही चाहिए। 27 की जो 26 की, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा एडवांस में चला गया बच्चों की तरह। 25 की कहना, कुछ ज्यादा कहना, ज्यादा एडवांस में चला गया मैं जो है 25, ठीक है। तो क्योंकि 10 पेपर जनवरी के होंगे, 10 पेपर क्या होंगे आपके अप्रैल के होंगे, तो 20 पेपर है, कम से कम 10 पेपर तो दो टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं पेपर कर सकते हो, राइट। थोड़ा वो लास्ट की तरफ रखना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। शुरू में मत करना। अगर आपने 30 पेपर करने हैं और आप पीवाईक्यू के पेपर्स करना चाह रहे हो तो उनको बाद वाले में रखना, पहले वाले में। मतलब वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के आसपास सेशन और हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि बच्चे सब 12th पे फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो 11th को भी साथ साथ कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अभी 12th पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमें पहले उनके बारे में देखते हैं कि जिनका अभी 11th पेंडिंग है। तो उनका ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है कि 12th अच्छे से कर रहे हैं। और हमने तो विद्या मंदिर में हर महीने 11th के टेस्ट को डिवाइड करके टेस्ट चल रहे हैं। अब उसमें ना 50% बच्चे देते हैं, 50% नहीं देते। बच्चे सब हमारे हैं, ठीक है। तो ये 12th का जो बच्चे अभी जिनका सिलेबस होते आ रहा है, टेस्ट भी 12th के बहुत सारे हो रहे हैं। जो मेन टेस्ट होते हैं 12th के होते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, और वो बैक 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 पे चलते हैं 11th के टेस्ट। उनके लिए क्या सजेशन है 12th वाले बच्चे कैसे 11th का रिवाइज करें? 11th का देखो, जिनका थोड़ा बैकलॉग है, जो 11th में सीरियस थे, तो उनको तो मुश्किल नहीं होगी। मतलब मान लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 चैप्टर हैं, तो कवर हो 60-70% उनका बैकलॉग ही है 11th का। तो एक तो ये समझना है कि अगर सारा बैकलॉग नहीं कवर हो पाता तो पैनिक नहीं, डजंट मैटर। हर टॉपिक में से क्वेश्चन हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है रफली, है ना। बहुत कम में 2 क्वेश्चन आ गए टॉपिक में से, वो भी सेट पर डिपेंड कर। कैलकुलस वगैरह थोड़ा ज्यादा आता है दोबारा। कुछ टॉपिक अगर छोड़ दे रहे हो आप, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं रिवीजन क्या आपने पहले पढ़ा ही नहीं होगा, रिवीजन में तो कम टाइम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इन्होंने 11th से कुछ पार्ट करा ही नहीं ढंग से, उनको मतलब ज़्यादा याद भी नहीं है, उन्होंने वर्कबुक वगैरह भी नहीं करी। वो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, होते ही हमेशा हर बार। तो उनको ये समझना है कि ये मतलब इसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि उनको सारा फिनिश ही करना है। बैकलॉग फिर हो नहीं सकता, फिर आप पैनिक होंगे। और ये रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना। रिवीजन के चक्कर में अगर आपने पहले 2 स्टेप नहीं करे, पीवाईक्यू नहीं किया और वो टेस्टिंग और टाइम बाउंड टेस्ट नहीं दिया। टाइम बाउंड टेस्ट ही बहुत, इतने सारे बैचेस के, इतने सारे ईयर्स के स्टूडेंट्स का फीडबैक है, हमने टाइम बाउंड पेपर करे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। क्योंकि वो एक पेपर में सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती ना, स्टेमिना होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है,
एक एक मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है कि इतने 3 घंटे तक हाई कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो और आपको एक सेम एटमॉस्फेयर में बार बार 3 3 घंटे के बार टेस्ट देते हो, तो वो टेस्ट से जो एंग्जाइटी और पैनिक होने का जो एक नेचर होता है वो काफी कंट्रोल हो जाता है, काफी आपको आदत पड़ जाती है। तो ह्यूमन नेचर है, एक काम को बार बार करोगे तो बाद में उसका भी यूज्ड टू हो जाते हो, हिस्ट्री आती तो है, इसमें एक तो उसका फियर निकल जाता है और build होती है। जैसे स्पीड बिल्ड होती है और वो एक नेचुरल सा लगता है जो फाइनल एग्जाम होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमने कहा कि हमारा काफी टारगेट ऑडियंस है कि जिन बच्चों ने 11th नहीं किया, वो कह रही है टाइम बाउंड टेस्ट, वो तो सारे सिलेबस के होंगे, तो हम तो पहले 11th रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारा भी ओपिनियन देख लेते हैं मेरा, मैं ये कहता हूँ कि 2 3 टेस्ट दो, क्या पता 11th की चीजें ना भूलनी हो, तो उससे पता लग जाए क्या चीजें, नोट डाउन कर लो, वहीं से शुरू कर ले 11th की रिवीजन। बिल्कुल टेस्ट के साथ ही करो। बल्कि मुन्ना भैया उनको ये पता लग जाएगा कि मेरा टॉपिक 11th का ये वीक है, ये रिवाइज करना है, वरना ये सारा करने पड़ जाते हैं 11th का, उठाया ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, बल्कि जरूरत नहीं पड़े हो सकता है। बिल्कुल सही में कि वो जो पता है जिस टॉपिक क्वेश्चन नहीं हो रहे सब सीक्वेंस सीरीज है, उससे तो फॉर्मूले ही होते हैं, उसके बाद ट्राई करना होता है। विद्या मंदिर में तुम्हारे कहने से पढ़े क्या पता अगर आप भूल रहे हो लेकिन जरूरत ना हो। भाई मैं कह रहा हूँ 50 टेस्ट का प्लान है, फुल लेंथ। ठीक है, तो आप 5 टेस्ट कर लो, लिस्ट बना लो, मत करो आगे 5, फिर तैयारी करके आओ, फिर अगले 5 कर लो। और एक और चीज है, अगर पेपर में आपने जो कोई टॉपिक नहीं पढ़ा उसका क्वेश्चन आ गया, भैया 11th का कोई क्वेश्चन भी नहीं आपका, एक वो क्वेश्चन को पढ़ के उसको छोड़ना, वो तो अंडर स्ट्रेस होगा कि मैं क्वेश्चन मुझे नहीं आता, पैनिक होंगे, ये तो रियल एग्जाम में भी होगा ना आपके साथ, ये तो अच्छी तो ये तो ट्रेनिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग हो रही है। ये क्वेश्चन को स्किप करते हुए, छोड़ते हुए, समझते हुए मैं नहीं कर सकता, अगले क्वेश्चन पे जाना और उससे पैनिक ना होना, ये तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग और एक आर्ट डेवलप हो रही है, इस क्वेश्चन को नहीं करना, ये करना, आपकी पावर टू डिस्टिंग्विश बन रही है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं ना हम जो फिलोसफी के अंदर, वो चीज बन रही है। बेसिकली नथिंग टू लूज वाली बात है। तो पेपर जरूर, लेकिन लोग क्या कहेंगे, नहीं कर रहे, ये पेपर नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, हम कहेंगे जी मैं पेपर किया, नंबर आए नहीं, मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। अब इनकी ये बात फीलिंग हुई कि ये मैं ना तैयारी करके आऊंगा। तैयारी ऐसी है कि भाई इनफाइनाइट है। आपका कोई जो बच्चे हैं, जो 12th पास के बच्चों के लिए वीडियो है, क्या बेटा तैयारी कभी होती है? लास्ट ईयर में ये सोचा था, अब इनका एकदम से मुझे ध्यान आ गया। अब क्या होता है, जब स्कूलों में प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उधर पेरेंट्स कहते हैं प्री बोर्ड में नंबर भी आने चाहिए, ठीक है, टीचर भी स्कूल ये करना शुरू करते हैं, तो एक ना अजीब सा इनको एक फंडामेंटल आइडिया आ जाता है बच्चों को। मैं तो उसी में जाके बात करता हूँ कि हम ना ऐसा करेंगे, अप्रैल में दे लेंगे। मैं कह रहा हूँ अप्रैल का टेस्ट तो हो गई, तो उसमें इम्प्रूवमेंट देख लेंगे ना, तैयारी तो जनवरी पूरी करनी चाहिए। और मैं बताऊँ मुन्ना, एक बार आदमी ऊपर से नीचे आता है ना, फिर अप्रैल के टाइम में बोर्ड का एग्जाम होगा, फरवरी से 15 मार्च तक, फिर विचार आएगा ऐसा करते हैं, अब ना एग्जाम नया मेरे से मुंह से निकला था, हम ना अगले साल ही देंगे। आप समझ रहे हो ना? तो इस तरह से जो माइंड गेम है ना, सबसे अजीब सी चीज माइंड होता है, हम उसके सर्कल में आना शुरू हो जाते हैं, तो ये काम नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ अपना बेस्ट देना है जनवरी में, इसमें जनवरी की एग्जाम ही सीरियसली देना चाहिए, उसमें कंपटीशन भी कम है, प्रॉपर बैच वाले स्टूडेंट नहीं दे पाते, उनका सिलेबस नहीं हो रहा है, तो उसी को सीरियसली देना है पहले एग्जाम, ये इस तो बैकअप रखना है अपने सेकंड एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस टाइम जो है। या तो एक जो आपका रिवीजन है, अब इसमें होता है कि कौन सा मैं टॉपिक सब्जेक्ट की रिवाइज कर लूँ, इसके अब मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि जो मैं कर लूँ, क्योंकि सारे नहीं कर सकता, इतना बैकलॉग है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो बता दो। जैसे मैथ्स की बात करूँ तो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स में तो हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है भाई, अपना कैसे होता है, सीक्वेंस सीरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है, बाइनोमियल में भी आ सकता है, परमुटेशन में भी आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक से आ सकता है, सर्कल से, इससे सब में से वो सेट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे बाइनोमियल का कई बार सेट में क्वेश्चन नहीं होता, सीक्वेंस सीरीज पक्का होगा, क्वाड्रेटिक पक्का होगा, बाइनोमियल नहीं होगा, लेकिन उन मोस्ट ऑफ द टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन मान के चलना चाहिए। तो अप्रोच ये होनी चाहिए, वो टॉपिक जरूर करने हैं आपने जिसको पढ़ने में कम टाइम लगता है, तो क्वेश्चन तो एक ही आना है, तो वो जरूर पिक कर लो, उनको पढ़ने में कम टाइम लगता है, या तो रिवीजन में कम टाइम लग रहा है, या बिल्कुल अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और कम टाइम लग रहा है, या फिर जो जो बिल्कुल आपको नहीं आता ना उसको रुक जाओ। हाँ वो रुक जाओ पहले, जो फिर रिवीजन जल्दी हो जाएगी वो कर लो। अच्छा, उसको हम अप्रैल के टाइम में कर सकते हैं? या बिल्कुल क्या है जी, मेरे को ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं, डर लगता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, परमुटेशन साथ ही कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, अब ऑर्गेनिक जो है हम दिनों हम कैसे कराते हैं, जब हम 12th की स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हमारा एक चैप्टर होता है जिसमें 11th की सारी रिएक्शनों को समरी बना के उनके मैकेनिज्म करा देते हैं, ठीक है ना। वो तो आपका वैसे ही हो गया, थोड़ा सा आईयूसी चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री,
वो साथ ही कर लो, ऑर्गेनिक पूरी कर लो। तो थोड़ी स्मार्ट खेलना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो उसके लिए काफी टाइम लगाना पड़ता है। वही अगर आप स्ट्रेट लाइन देखोगे, स्ट्रेट लाइन में फॉर्मुलेज हैं, पढ़ने में भी कम टाइम लगेगा, रिवीजन भी कम टाइम लगेगा, कम क्वेश्चन सॉल्व करके सर्कल भी है, थोड़ा कोनिक सेक्शन के बारे में बताओ ना। लगता है वो आपको अपना अपना प्लान। कोनिक के बारे में क्या विचार है? क्वेश्चन आते हैं, बच्चे डरते हैं। 2 साल से सिलेबस कम चल रहा है, हाँ, इसमें टेंजेंट नॉर्मल भी नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, और पता नहीं इस बार का सिलेबस आया नहीं, हो सकता है ऐड कर दें वो। लेकिन जो रिड्यूस सिलेबस था बिकॉज ऑफ कोविड बैच उन्होंने करा था, वो 2 साल से रिड्यूस सिलेबस है। इस बार देखना होगा, अगर वो सिलेबस हम माने रिड्यूस सिलेबस है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिलेबस बहुत कम हो जाता है आपका, बहुत ईजी है करना, उस पर सारा करने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट नॉर्मल पूरा छोड़ सकते हैं अगर सिलेबस कम हो रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ध्यान रखना पड़ता है, खाली फॉर्मुले से नहीं होता, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन के बाद लेंथी भी होते हैं। मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी आपको, मतलब 50 क्वेश्चन कोनिक के, 50 सर्कल के, 50 स्ट्रेट लाइन के, जो कि डूएबल है, इतना मुश्किल नहीं है, कवर कर सकते हो ना। 120 तक क्वेश्चन करते हैं रोज। प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन नहीं करा आपने, हालांकि फॉर्मुले यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन के, तो और आपने वो रिवाइज नहीं किया था, परमुटेशन में क्या टाइम लगता है स्टूडेंट्स को, कोई मतलब क्लासेस भी, नंबर ऑफ क्लासेस भी टीचर ज्यादा लेते हैं, टाइम भी लगता है। तो अपना टाइम टेबल जब बनाओगे कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, वो किसमें कितना टाइम आपको लगे, वो प्रायोरिटी हिसाब से बनाओ। सब बच्चे इतना सोच सकते हैं ना, 11th था पर क्लासेस होते हैं, और थोड़ी मेच्योरिटी तो आ गई है बच्चों को। ये जब 11th आप पढ़ रहे थे उस टाइम शायद अभी नए बच्चे थे, थोड़े से जुवेनाइल थे, नाइव टाइप के थे। अभी जो 12th का सिलेबस किया है, मैथमेटिकल कैलकुलस किया, पूरी ऑर्गेनिक चल रही है हमारी जो है, तो ये मेच्योरिटी लेवल से ये जल्दी भी कर पाएंगे, लेकिन इनको ना इनिशिएट करने में सारा फ्रिक्शन आ जाता है। तो इसे टॉपिक पे क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, जरूर करने चाहिए, कम टाइम लगता है रिवीजन में। कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नीचे रखनी चाहिए, प्रायोरिटी कम रखनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्फिडेंस लाने में ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो रिवीजन खत्म करने का कोई ऐसा प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान रखना है आपने, जितनी भी कर पाओ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ PYQs एंड टाइम बाउंड टेस्ट, जितना भी आप कर पाओ वो प्लान बना लो, और जो नहीं कर पाओगे रिवीजन उस पर उसका स्ट्रेस मत लो। मान लो कि चलो अप्रैल एग्जाम तक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो ये एक अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरा रिवीजन बची हुई है, उस चक्कर में आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे, और जो टाइम आपको PYQs और टाइम बाउंड टेस्ट में लगाना है उसमें आप फिर मन से नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरा बैकलॉग है करते रहोगे। तो रिवीजन का जैसे बताया कि पेपर, अगर आपने रिवीजन ऐसे 1 2 3 4 से नहीं शुरू करना, टाइम बाउंड पेपर देने हैं, तो उसमें जो टॉपिक आपने देखा ये क्वेश्चन टॉपिक के नहीं हुए हैं, फीलिंग आ रही है इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो उस हिसाब से आप भी टॉपिक पिक कर सकते हो। तो जैसे भैया ने बताया कि रिवीजन आपको लगता है कि सारा सिलेबस में 11th का बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कर पाए आप, तो वहां से जो क्वेश्चन नहीं उठे जा रहे हैं वहां से भी आप यार बेसिक तो चैप्टर के आते ही होते हैं ना, रिवीजन में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जैसे मैथ्स की मैंने बता दी, अब मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अब जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो एक थर्मोडायनामिक्स चैप्टर होता है हमारा, थोड़ा मुश्किल चैप्टर होता है, ठीक है ना, उस पर ज्यादा टाइम लगाने पाओगे तो लॉस हो जाएगा। बल्कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स से कर दो, उसमें कुछ चीज बेसिक वहीं रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर मुश्किल होता है, रोटेशन को हटा दें तो सारा मैकेनिक्स काफी आसान है, ठीक है। तो उस सारे पोर्शन को अच्छे से कर लो, ठीक है। रोटेशन को यार मतलब इतना मत लगाओ, रोटेशन में भी क्या होती है कि सारी चीज मुश्किल नहीं होती है, लेकिन दिमाग में होता है कि ये रोटेशन है, सब कुछ मैं रोटेट ही कर देगा मेरे को जो है, ठीक है। जैसे अब जैसे नॉन मैकेनिक्स है, तुम्हें याद होगा प्रॉपर्टीज मटेरियल वगैरह होता है, फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ लेकिन बात करके फिजिक्स की आया हूँ, ठीक है। उसमें लिक्विड मुश्किल है, और लिक्विड के अलावा सारा नॉन मैकेनिक्स आसान है। अब उस पर ज्यादा टाइम लगा लो, मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर ये अभी वही बता रहा हूँ, टाइम भी कम लगता है, स्कोरिंग भी चैप्टर है। अब केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, थर्मोडायनामिक्स की केमिस्ट्री का मुश्किल चैप्टर है, ठीक है जी। अब जो अपने मॉडर्न फिजिक्स अभी रिसेंटली की है इन्होंने, जिसके अंदर वरना अभी चल रहा होगा, बैच में चल रही होंगी, और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को इमीडिएटली साथ रिवाइज कर दो। पिछले दिनों मैंने स्पेशल बताया था बच्चों को, जो विद्या मेरे स्टूडेंट है सबको ही बता रहा हूँ, आप सबने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर जो करते हैं उनमें बॉन्डिंग अपने आप रिवाइज हो जाता है। अब बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बॉन्डिंग करते पीरियड टेबल हो जाता है, तो मैं बता रहा हूँ कितनी चीजें आसान है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर कोई रिवाइज नहीं करता है 12th का। जब स्टोशियोमेट्री करते हो सारा बेसिक नॉर्मेलिटी मोलरिटी वगैरह आ जाता है। आप देखो कि चीजें आपने एक हुआ समझा रखा है 11th जो है। थर्मोकेमिस्ट्री मुझे लगता है कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं, इसके तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, 50 क्वेश्चन करो, हो जाता है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें ऐसा सिला होता है जोड़ना घटाना और सिंपल होता है। हाँ, आयनिक क्लियरिंग चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आयनिक क्लियरिंग का बहुत मुश्किल सवाल जेईई में नहीं आता है। केमिकल क्लियरिंग चैप्टर क्या है, 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, 100 क्वेश्चन कर लो। आयनिक के अंदर एक सॉल्युबिलिटी पीरियड थोड़ा मुश्किल टॉपिक होता है, उसको उसके भी एडवांस क्वेश्चन आते हैं, वो एडवांस एग्जाम में आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आता, देखा जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक रेडॉक्स रिएक्शन है, वो स्टोशियोमेट्री के साथ ही हो जाती है। तो आपने ना एक बवाल सा क्रिएट कर रहा होता है बच्चा
ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो फेयरफुल माइंड होता है ना, तो कुछ बच्चे ये इल्यूजन क्रिएट करता है। वो 11th नहीं पढ़ा, वो ज्यादा उनको ज्यादा चैलेंज तो है, उनके लिए सिलेक्टेड तो बात कर दी। सिलेक्टेड टॉपिक बता तो रहे हैं। विचार है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, विचार है कि मैं विद्या मंदिर के टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट के बच्चे हो तो जरूरी नहीं है कि आप इंप्रूव नहीं करोगे, और ये उस तरह से लास्ट में आता है। लास्ट में कुछ जज नहीं करना अपने आप को कि मेरे इतने नंबर इस टेस्ट मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं जेईई मेरा इतना ही रैंक नहीं है। सब कोई नहीं है, सब कैलकुलेशन करते रहते रैंक की, परसेंटाइल निकालते रहते हो बैठे हुए। पेपर में सिर्फ अपना स्टेमिना बिल्ड करना है और जो पेपर से सीखना आपने अपनी वो देखना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी, किस तरह की गलती करी, किस टॉपिक में करी। लेकिन कितने नंबर आए आपके मॉक पेपर में और उससे क्या कोरिलेशन है आपका रैंक का, वो सबसे बड़ा डिजास्टर है। वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देगा नेसेसरली, क्योंकि वो रियलिटी है भी नहीं। कोई ऐसी रियलिटी नहीं कि मॉक टेस्ट मतलब आपके रियल में क्या है। कोई रियल क्राइटेरिया नहीं है आपकी एयरबड का। हम कर सकते हो मॉक टेस्ट से अपना, और उठ कम भी कर सकते हो, मतलब कोरिलेशन नहीं है तो उसको फिर आपने फोकस ही नहीं करना। और 12th की भी टॉपिक आप जैसे हमने 11th का बताया किस समय चूज कर सकते हो। 12th में भी अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस खत्म हो गया लेकिन चीजें आपकी बैकलॉग में नहीं करी हैं, वही फॉर्मूला 12th के सिलेबस में लगाओ। जैसे कि आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो इजी टॉपिक और कम टाइम लगेगा क्योंकि अभी दिमाग फ्रेश है, तो सब फ्रेश है। क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाता है हमेशा, हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बताया, आप कर सकते हो। आप लिमिट वर्कआउट करना, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हो सकता है बड़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बड़ा हो सकता है, लेकिन जो लिमिट वर्कआउट करने वाला पार्ट होता है वो तो आपने बोर्ड के एग्जाम के लिए भी तैयारी करी है, उसको डेफिनेटली करो। ये बहुत एडवांटेज मिलेगा जो आपने हाफ ईयरली की तैयारी करी है, और जो ये हम जो बातें कर रहे हैं इससे आपको प्री बोर्ड में आसानी हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी का भी इजी क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं, बहुत वास्ट है कोई नंबर, लेकिन आप पीवाईक्यूज देखेंगे प्रोबेबिलिटी के तो काफी स्कोरिंग है। आप बोर्ड के लिए कर ही रहे हो, तो इस तरह से आप अपने टॉपिक पिक कर सकते हो। किसी को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है और बहुत प्रैक्टिस चाहिए तो वो लो प्रायोरिटी कर लो। तो इसमें कम पढ़ने में टाइम लगेगा, मुझे पता है कि इसको रिवीजन मुझे कम टाइम लगेगा, उसकी प्रायोरिटी हाई कर दो। ये मत कहो कि कौन सा टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं। इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। मैथ्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं। और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात इनसे मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग को ना इस टाइम पे आ गए थोड़ी गिल्ट सी होने लगती है, काश हम पढ़ लेते। ठीक है ना, कुछ बच्चों ने 11th में अच्छा करा, 12th अच्छा नहीं करा, और कुछ बच्चों ने 11th जो नहीं करा था इनकी बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने 12th में भी नहीं करा, गिव सा करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे करता हूँ बोर्ड के नंबर ले लेता हूँ। बोर्ड के नंबर बहुत ज्यादा काम आते नहीं यार। बोर्ड का पेपर मुन्ना ऐसा होता है कि एवरी वन स्कोर्स इन बोर्ड, कि भले 85% से नीचे आना तो बड़ी ताज्जुब की बात है, कैसे आ जाएगा। मतलब भाई बोर्ड पे ज्यादा टाइम ना लगाएं, पेशेंट खराब कर। स्कूल जो है ना थोड़े रूथलेस है, जिन दिनों जनवरी के अंदर ही प्री बोर्ड कर देते हैं। बताओ, स्कूल वालों को भी समझ नहीं आ रहा। अब उनका अपना एजेंडा है, उनको लगता है हमारे बोर्ड में नंबर आने चाहिए, स्कूल का नाम हो। आपको नहीं मालूम आजकल सीयूटी से एडमिशन होता है, सीयूटी एक्यूट एग्जाम जिसको प्यार से बोलते हैं। तो बोर्ड में ये नहीं कह रहा नंबर नहीं आएंगे, आएंगे, ये चीजें करोगे आ ही जाते हैं फरवरी भाई। तो इसका मतलब आपको बिल्ड भी नहीं जाना कि अगर आपने थोड़ी 12th में पढ़ाई भी कम की है, ठीक है, अरे यार 99% नहीं आएगा आपका, ठीक है, देखो क्वालिफाई तो 93.5 पे हो जाता है। क्वालिफाई से मात्र बात बनती नहीं है। आपका अगर 96 97 भी अप्रैल में इम्प्रूव कर लेंगे, हम आपको गाइड कर देंगे अप्रैल में कैसे इम्प्रूव करना है। और जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना, ये मैंने एग्जांपल अपनी क्लास में भी देता हूँ। ये उस तरह से नहीं है कि जो फर्स्ट आया उसको गोल्ड मेडल मिला है, अभी आया उसको सिल्वर, और थर्ड आया ब्रोंज, बाकी टाटा बाय बाय घर जाओ और कोई मेडल नहीं। वो 4th हो या 8th हो या 10th हो, उससे कोई डिफरेंस ही नहीं है। 4th वाला 10th से बेटर है, लेकिन कोई मेडल तो मिला नहीं, कोई रिकॉग्निशन तो मिली नहीं है, कोई नाम भी नहीं छापेगा कहीं पे। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बाकी सब बेकार है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ रिलेटिव है। आप अगर आप चलो आप मैं कह रहा हूँ कि टॉप 5000 में नहीं आ सकते तो ठीक, कोई बात नहीं। टॉप 1000 में, टॉप 10,000 में, 10,000 इज बेटर देन 50,000। ये वर्क नहीं करना है। इवन 50,000 इज बेटर देन 1 लाख। लेकिन आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं या स्ट्रेस से आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो आप फिर धीरे 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 और नीचे हो जाओ। अरे लाख की बात आता 2 लाख रैंक आ जाता है बच्चों का जो गिव अप कर देते हैं। मतलब तो 50,000 बेटर था 2 लाख से तो, लेकिन आपने गिव अप क्यों करा? गिव अप क्योंकि आप स्ट्रेस में आ गए, आपको लगा मेरा 10,000 का एम था मेरा नहीं पूरा होगा, या 25,000 का एम था पूरा नहीं होगा। तो आपने इतना नेगेटिविटी के चक्कर में, केयरलेसनेस के चक्कर में, या नेगेटिव बिल्कुल ही स्ट्रेस के चक्कर में आप छोड़ दिया तो 2-3 लाख पहुंच गए। लेकिन अब वो नहीं करते, करते रहते, लगे रहते तो हो सकता है 50,000 तक आ जाता। नहीं, और मैं बताऊं ना, 50 is far better than 25, but 50,000 better than। एक डर को 60 से तैयार तो इंजीनियरिंग मिल जाती है। और मैं बताऊं, अगर ये आप जनवरी में जान लगाए, मान लो जनवरी में कुछ बच्चे हैं जिनका 94 आ गया, अगर वो ना पढ़ते तो 90 भी नहीं आता। अब 94 आया, कुछ पढ़ाई करी, कुछ कॉन्फिडेंस आया, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये
अप्रैल में इनके अंदर 98 बन जाते हैं। इतने एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है। ऐसे मैजिक अप्रैल में नहीं होगा अनलेस कि यू पुट हार्ड वर्क फॉर जनवरी विद पॉजिटिविटी इज पॉजिटिव इज वेरी पॉजिटिविटी। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि एक एक मूवमेंट है, एक दिन भी वेस्ट हो गया ना तो आप समझ लो ऐसे पायदान से नीचे जा रहे हो। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ लिया है, उनके लिए वेरी गुड इन देयर, तो उनमें देखो मैथ्स के पॉइंट से मैं बोलूँगा कि मैथ्स में क्या है ना कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जैसे वीएनसी का पार्ट बी है या आगे पार्ट सी है, तो वो क्वेश्चंस आप अगर बिल्कुल कुछ महीने तक छोड़ देंगे करना तो आपका जो फ्लो है वो टूट जाएगा। फिर माइंड आपका वो जो थिंक कॉम्प्लेक्स वाली जो बात है, थिंक ट्रिकी क्वेश्चन, थिंक कॉम्प्लेक्स, वो उसका आउट ऑफ टच हो जाओ। आपको समझ आ रहा है? मुन्ना भैया कहना चाह रहे हैं कि एडवांस से बिल्कुल बाहर मत हो। पर कौन लोग अच्छा कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मानो जिनका यहाँ पे 300 में से 200 प्लस आ रहे हैं, फॉर बस 220 नहीं तो हम तो कर रहे हैं जिनके 220 से नीचे नहीं आए, टारगेट अभी बना लेते हैं ना। 200 प्लस तुमने कहा, यस हमारे 200 प्लस जिनके मतलब लगातार चल रहे हैं, उनको एडवांस के लिए साथ साथ करना चाहिए। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैथ्स में रोज के 10 क्वेश्चन का टारगेट रख लिया, हफ्ते में 50 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के अंदर जो 10 मैथ्स का रखा, केमिस्ट्री में थोड़ा 15 कर लिया, केमिस्ट्री 20 कर लिया, फिजिक्स 15 कर लिया, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरह देखा हिंदी में कम से कम आपके 200 क्वेश्चन पर टॉपिक सॉल्व हो रहे हैं, 250 कर सकते हो रहे हैं। हाँ, तो वो जरूरी है क्योंकि टाइम भी तो है आपके पास। रिवीजन में टाइम आपको ज्यादा जा नहीं रहा, आपको बस पीवाईक्यूज करने हैं मेंस के और टाइम बाउंड टेस्ट देने हैं। तो रिवीजन में टाइम जाएगा ही, जाता ही है स्टूडेंट्स का, तो वो आपका नहीं जा रहा। जो 200 प्लस ले रहा है उसको रिवीजन 11th की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो अपना टच नहीं खत्म करना है। मान के एडवांस तो बहुत दूर है, अभी तो मैं जनवरी एग्जाम का फोकस कर लूँ, मेंस पे फोकस कर लूँ, बाद में कर लूंगा एडवांस की प्रैक्टिस की बात नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, माइंड की जो अलाइनमेंट है एडवांस के क्वेश्चन करने की मैथ के अंदर, अगर वो मिस हो गई, वो बिल्ड करने में वो टेम्पो से करते हैं। एडवांस का जो पता है सोचने का एक तरीका वो जो अगर उसका एक कॉन्फिडेंस होता है सोच पाने का, और एक तरीका जो है एडवांस में तुम्हारा जो एडवांस का बोर्ड ट्रिगर करने से कहते हैं ना, ब्रेन के अंदर एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ट्रिगर करना, अगर वो ट्रिप हो गया तो दोबारा ट्रिगर करने में वो टाइम लगेगी, प्रैक्टिस चाहिए हो रही है, तो वो ऑफ नहीं होने देना। मतलब पार्ट बी के अपने क्वेश्चंस ये जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू कर लो एडवांस के, लेकिन वो एडवांस वाले क्वेश्चंस को साथ में लेके चलना है जिनके नंबर मेंस मॉक में अच्छे आ रहे हैं। मैं इस बात इसलिए कर रहा हूँ कि आईटी में 6000 रैंक आता है, चलो अच्छा सा आईटी में नाम हो गया, लेकिन उससे ना आपको इनको ब्रांच और उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब उसी में अगर यही रहे, यस 98 परसेंटाइल पे 10,000 पे रैंक आया था तकरीबन, चलो मतलब 98.5 पे आता होगा। अगर आपका मेंस में 15,000 रैंक भी आता है ना, तो आपको बेस्ट ब्रांच मिल जाती है, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो हमें उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए ना, एकदम से हम एडवांस के पीछे। देखो हमने दोनों चीज बताई हैं ना, मैंने एडवांस की बात करी, मैंने उसके डेंजर भी बता दिए हैं, ठीक है ना, और उसके लिए हमने सपोर्ट भी दे दिया है पूरा। हम तो एडवांस प्रॉब्लम पैकेज देने वाले बच्चों को, हर इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ देती होगी, हम तो सबके रिगार्ड ही करते हैं, लेकिन ये बहुत वाइज डिसीजन होना चाहिए, ये इमोशनल डिसीजन नहीं लेना लाइफ के अंदर। पहला तो यही कहता है कि जेईई मेंस के अंदर फोड़ना है, 96 परसेंटाइल से ऊपर आना चाहिए और 99 से कम नहीं आना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। जो कॉन्फिडेंट है वो एडवांस कभी कर ले, हम उनको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी लोग जिनको नहीं है कॉन्फिडेंस, उनको जेईई में से फोकस करना चाहिए। तो आप समझो बेटा, अब इमोशंस की गुंजाइश नहीं, सिर्फ आपकी सारी एनर्जी दिमाग से आनी चाहिए। डू एंड डाई सिचुएशन है, और विजडम एक्टिवेट रहनी चाहिए। मन की नहीं सुननी है, मेरा मन तो कर नहीं रहा, नहीं पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव थॉट से बहुत दूर रहना। बिल्कुल, इस टाइम कोई रिक्रिएशनल, कोई डिस्ट्रैक्शन, सब छोड़ना पड़ेगा। बस सोना, खाना, पीना, मतलब कोई टीवी नहीं, कोई मूवीज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, ठीक है। मैं एक और डेंजर बात बताता हूँ, इस टाइम में ना जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स, वीडियो जो लिख रहे होते हैं कि मतलब 2 घंटे में आपके जो है मतलब 275 नंबर, ठीक है जी, आधे घंटे के अंदर कोनिक सेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे वीडियो बने हुए हैं कि 2 घंटे पूरी 11th 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। मैं उन टीचर से क्वेश्चन पूछूँ ना, मेरे सामने आ जाए, तो मतलब 4 क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली वो टेक्स्ट पढ़ के सामने बोलते रहते हैं। तो प्लीज मेरे दोस्तों, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट पे जो फेथ किया है, विद्या मंदिर में फेथ किया है, XYZ में फेथ किया है, उसी को स्टिक करो, ठीक है ना। रिवीजन वीडियो वगैरह देख सकते हो, आपको विद्या मंदिर बच्चों को तो बिल्कुल मना करते हैं इधर उधर करने की चीज को, वीडियो है हमारे पास जो है। तो ये इनसे बचना है, दीज आर द डेंजर्स, रियल डेंजर्स जो है यूट्यूबर्स जो है, प्लीज ध्यान रखना इस पॉइंट ऑफ टाइम में। और मैं लास्ट बार बता रहा हूँ कि बाई चांस मैं केमिस्ट्री का टीचर, केमिस्ट्री की बात ना करूँ, जितने बच्चों का 99.9 आता है,
अगर उनका स्कोर देखो केमिस्ट्री में नियरली 100 होता है, और केमिस्ट्री में 100 लेने के लिए होना एनसीईआरटी इज द बुक, चाहे वो 11th की है चाहे 12th की है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% एनसीईआरटी से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो पोर्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन से एनसीईआरटी बात करता है, एडवांस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उन्हीं रिएक्शन को लेके क्वेश्चन बनते हैं। हम भी जो पेपर अब बना रहे हैं जेईई मेंस के, सभी ऐसे बनाते हैं, हम तो हम सबकी रिकॉर्ड करते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। वो सब एनसीईआरटी को पैटर्न रख के बनाते हैं। और हमारे यहाँ जिस बच्चे का 1 रैंक आया था, वरना जो पॉडकास्ट इन लोगों ने देखे होंगे, उसने कहा था कि पूरा कभी एडवांस की चीजें करने में एकदम से इंटरेस्टेड नहीं था नवंबर के महीने। मैं बता दूं मिस्ट्री, उसने कहा भैया मुझे एनसीईआरटी की मास्टरी करनी है। हमने कहा तू और एडिशनल असाइनमेंट ले ले, तब तक एनसीईआरटी की मास्टरी नहीं करूंगा ना। तो उसके जो लास्ट के टेस्ट थे 300 नंबर आए। किसे आए? उसमें मैथ्स में भी आ गए, इसमें भी आगे कमाल ही कर दिया उसने जो है, और फाइनल भी एग्जाम में 300 आए उसके। तो मेन गेम ये है कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहा हूँ जरूरी। मैं बीच में बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, मैथ्स में कुछ एनसीईआरटी होती नहीं है, फिजिक्स में भी खास नहीं होती, मॉडर्न फिजिक्स में कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं हो। थेरेपिज्म प्रॉपर्टी वगैरह मटेरियल होते हैं वो कर सकते हो, वो तो टीचिंग में सब कुछ कर लेते हो। ये मतलब मंत्र है एक तरह का, एनसीईआरटी से पेपर बनता है। और एक फायदा होता है, वरना हमारे एनसीईआरटी केमिस्ट्री कर लो भी एमएस के लिए, ये एडवांस में ही बहुत सपोर्ट कर जाते हैं। और कोई लास्ट में बात ऐड करने जाते हो? नहीं, हो गया इतना सब। ठीक है, हमने सब चीज कवर कर ली है। हम तो एक काम कर सकते हैं, पूरी जोड़ा से, मन से। जोश से और होश दोनों, जोश भी और होश भी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मेरा नहीं होता। हम ये कर सकते हैं, अभी हमने जो वीडियो करी मैंने आपसे कहा था सरस्वती का आशीर्वाद लेके कर रहे हैं, उससे प्रार्थना करते थे हमारे सब बच्चों को एनर्जी दे, ऊर्जा से भर जाए वो, और उनको सुबुद्धि दे के और अपने मिशन पे लगे रहें लगे रहें लगे रहें, जब तक की मंजिल आ नहीं जाती है। थैंक यू मनवा भैया, बहुत बढ़िया बातचीत करी हमने। आई होप यू गॉट एडवांटेज फ्रॉम इट जो है। और एडवांटेज भी क्या होता है, लेने पे होता है। एडवांटेज क्या होता है, फॉलो करोगे तो फायदा होगा, फॉलो नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।